और जितना हम इसमें बता देंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का अगला अंक, और इस अंक में लाए हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। जी हाँ, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाएगा। याद रखिएगा, दो विलयनों को आइसोटोनिक कब कहा जाएगा, जब उनका परासरण दाब समान हो। याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब समान हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दो विलयनों में जब उनका परासरण ऑस्मोटिक दाब समान होता है तो उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, गैस एजेंसियों के द्वारा, जी हाँ, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, गैस एजेंसी जो गैस देती हैं वास्तव में वो तो होता तो गैस ही है, लेकिन उसको इतने प्रेशर से भरा जाता है कि वो तरल पदार्थ हो जाता है। जी हाँ, वो तरल हो जाता है, लिक्विड, इसलिए उसको बोलते हैं एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसको एलपीजी बोलते हैं। एल का मतलब लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस होता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस लिक्विड यानी तरल अवस्था में होता है। अब ठोस के विषय में देखते हैं। ठोस का आकार आपको पता है निश्चित होता है, और निश्चित ठोस का आकार निश्चित होने का मेन कारण होता है कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराणविक बल अधिक होता है। और द्रव की बात करते हैं तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि उसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। ठीक है, अंतराणविक बल कम होता है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता। ठीक है, और विलयन की बात करें तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण के घोल को विलयन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो आपको पता होना चाहिए, रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। याद रखिएगा, रसोई गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी, और वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटेन जो हम लाइटर यूज करते हैं सिगरेट जलाने के लिए, उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसको एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। इसमें इथाइल मरकैपेन C2H5SH को मिला देने से इसमें विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है। तो इसमें पूछा जाता है कि गंध के लिए एलपीजी में क्या मिलाया जाता है, गंध के लिए एलपीजी में क्या मिलाया जाता है। तो पता होना चाहिए इथाइल मरकैपेन की वजह से एलपीजी में गंध आती है, नहीं तो लीक करता और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मीथेन को मार्श यानी दलदली गैस भी कहा जाता है, और धान के खेतों में मीथेन गैस निकलता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। और सीएनजी की बात करते हैं, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे अधिक 85% मीथेन गैस होता है। याद रखिएगा, मीथेन 85%, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है। और हमने बताया ब्यूटेन कहाँ पर प्रयोग होता है, ब्यूटेन लाइटर में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस में भी सबसे अधिक यानी 83% मीथेन गैस होता है, और बायोगैस में सबसे अधिक 65% मीथेन गैस होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में पूछता है अभ्रक क्या है। तो अभ्रक ऊष्मा का अच्छा और विद्युत का खराब चालक होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, अभ्रक जिसको हम माइका भी बोलते हैं, अभ्रक को माइका बोलते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अवयवों में इसको तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन यानी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो पता होना चाहिए, बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। और इसके फिलामेंट की बात करें तो इसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जिसको डब्लू से डिनोट करते हैं, डब्लू, और ये मैन मेड सब्सटेंस है। और अगर हम बात करें इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक सबसे अधिक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बल्ब के अंदर जब जलता है तो उसमें 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। और नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए भरी जाती है ताकि वो हीट को कम कर सके, उसके अंदर हीट को कम कर सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो यह चटक जाता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण दोस्तों होता है शीशा ऊष्मा का खराब चालक होता है। याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है, शीशा ऊष्मा का खराब चालक होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रसार कहीं कम होता है और कहीं ज़्यादा होता है। जहाँ पे हीट होगा, हीट एक ही जगह होगा, और हीट की वजह से ऊष्मा का वहाँ पे प्रसार होगा, और प्रसार की वजह से चटक जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। तो याद रखिएगा, उससे अधिक होता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन अधिक हो जाता है, उसमें फेरस या फेरिक ऑक्साइड होता है जंग लगने के बाद। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जंग लगे हुए लोहे का वजन यानी वेट बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है। जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है परम शून्य ताप क्या है। जी हाँ, परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य ताप बोला जाता है। और परम शून्य तापमान के विषय में यह भी कहा जाता है कि जब आणविक गति शून्य हो जाती है, यानी परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर किसी भी पदार्थ की आणविक गति एकदम शून्य हो जाती है, एकदम रुक जाती है। और परम शून्य ताप को हम तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है ईंधन के जलते समय, याद रखिएगा ईंधन के जलते समय उसमें कौन सा जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। याद रखिएगा ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन जब जलता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या बोलता है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आपको पता है नाइट्रोजन, वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। और एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के निर्माण में होता है। याद रखिएगा अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अमोनिया यानी NH3, NH3 जैसा कि सूत्र से पता है, इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च तापमान वाले तापमापी में भरने में काम में आता है। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि कई दिनों तक वो सुरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में बोलता है लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन यानी वल्कनीकरण। लोहे के बने हुए यंत्रों उपकरणों पे जस्ते की परत चढ़ाया जाता है जिससे वो जंग लगने से बचता है और काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण कहते हैं। और विद्युत लेपन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लास्टिक। निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसे आकर्षक बनाए रखने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु, याद रखिएगा निम्न कोटि की धातु पे उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। और वल्कनीकरण क्या है? वल्कनीकरण यानी प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं ताकि वह उच्च कोटि का उससे रबड़ प्राप्त किया जा सके। इसको वल्कनीकरण बोलते हैं, यानी वल्कनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? तो याद रखिएगा हड्डियों में कैल्शियम सल्फेट मिलता है, कैल्शियम फास्फेट। जी हाँ, कैल्शियम फास्फेट। तो पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रासायनिक रूप से शुष्क हिम, याद रखिएगा ड्राई आइस किसे बोलते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। और शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बोलता है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेशन में यानी फ्रिज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? तो सामान्य वायु में कौन सी गैस नहीं होती? तो याद रखिए क्लोरीन गैस सामान्य वायु में नहीं होती। वैसे हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान कुछ मात्रा में मिलते हैं। और आपसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना होता है? तो याद रखिएगा 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और आर्गन 0.93% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदल देता है, यानी उसकी स्पीड को बदल देता है, या तो तेज कर देगा या तो कम कर देगा। तो उत्प्रेरक, इसको कैटलिस्ट भी बोलते हैं, वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल यानी स्पीड को बदल देता है। आगे देखते हैं। और आपसे पूछता है कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? उत्प्रेरक सबसे पहले बर्जीलियस ने इसका प्रयोग किया था निकल से। तो आगे देखते हैं कार्बन की न्यूनतम मात्रा क्या है? याद रखिए कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है तो ना कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहे में होती है। याद रखिएगा पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा है, सबसे कम होता है। और कितना होता है? 0.12% से 0.25% तक होता है पिटवा लोहा में। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम। जितना कम कार्बन होता है उतना अच्छा लोहा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस्पात यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। इसको एलॉय बोलते हैं। याद रखिएगा मिश्र धातुओं को एलॉय बोलते हैं। और कास्ट आयरन, याद रखिएगा कास्ट आयरन क्या होता है? इसमें कार्बन की 2.5% मात्रा होती है। कार्बन ज़्यादा होगा तो वो लोहा निम्न क्वालिटी का माना जाता है। इससे कठोर और भंगुर होता है, यह कठोर और भंगुर होता है, याद रखिएगा। और इस्पात में 0.25 से 1.5% तक कार्बन होता है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में बोलता है कोयले की खानों में, यहाँ कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस क्या है? मार्श गैस क्या होता है? तो मीथेन होता है। याद रखिएगा, जब भी कहीं सड़ने से उत्पन्न होने वाली गैस की बात करेगा तो मीथेन गैस होता है और ये ज्वलनशील होता है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व से सड़ने से बनने वाली मार्श गैस यानी मीथेन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में पूछता है बैक्टीरियो में, याद रखिएगा, बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बैक्टीरियो में प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, स्टोरेज बैक्टीरियो में प्रयोग होने वाला अम्ल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। सिरके में 10 से 12% एसिटिक अम्ल होता है। पूछता है कि सिरके में कितना % अम्ल होता है? तो 10 से 12% याद रखिएगा, कहीं कहीं 15 भी दे देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 बोलता है सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में यानी जिसको हम विनेगर बोलते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल की वजह से उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। सिरका की प्रकृति याद रखिएगा अम्लीय होता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बार बार पूछता है। और ये सिरका बनता कैसे है? गन्ने के रस को सड़ाने से सिरका बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू संतरे यानी खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, नींबू तथा खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में जल आपूर्ति के लिए, जल आपूर्ति के लिए जल शोधन यानी प्योरिफिकेशन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण, याद रखिए क्लोरीनीकरण द्वारा, यानी क्लोरीन का टैबलेट या क्लोरीन दवा मिलाकर के उसको शुद्ध किया जाता है जल आपूर्ति के लिए। याद रखिएगा, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी प्योरिफिकेशन क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लोरीन दवा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में बोलता है शर्करा के किण्वन के दौरान, याद रखिए किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन यानी सड़न, उसको सड़ाया जाता है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो याद रखिएगा मुख्य यौगिक एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल जो शराब में पाया जाता है, और यही गलती से यदि मेथिल हो जाता है तो ये जहरीला हो जाता है और इसी को पीने से मौतें हो जाती हैं। याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल शराब होता है और मेथिल अल्कोहल जहर हो जाता है। आगे देखते हैं, शर्करा के किण्वन के पश्चात एथिल यानी इथाइल अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन यानी किण्वन यानी सड़न, जब उसको सड़ा जाता है उसी को हम फर्मेंटेशन या किण्वन बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, एंजाइम के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है कि निमित्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आप वीडियो रोक करके ये सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन का अर्थ क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन होता है। इसको राइजोबियम दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। याद रखिएगा, कास्ट कोयला बनाने के लिए वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाते हैं। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। याद रखिए, कोयला वायु की अनुपस्थिति में जलते हैं, इनको एनाएरोबिक बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जंतु चारकोल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलाने से जंतु चारकोल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ में, जी हाँ, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? याद रखिएगा, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबड़ अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर में है फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी में प्लेटों पर लगा सिल्वर यानी रजत, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता। इसी की वजह से काले कागज से उसको ढका जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लेटों पर लगाया गया सिल्वर यानी रजत ब्रोमाइड AgBr जिसको बोलते हैं, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। यदि उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उस पर जो भी चित्र लिया गया है सारे चित्र खराब हो सकते हैं, इसीलिए उसको प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाता है यानी काले कागज से रखा जाता है।